नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग लाइव। अनब्रेकिंग लाइव के इस वीडियो में आपका स्वागत है। क्या ईरान का नंबर अगले 2-4 दिनों में लगने वाला है? सर, ईरान में आप तो देख रहे हैं कि पूरे पिछले साल के आखिर से और अभी तक वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हम्म। और ईरान में एक सवाल, यहाँ जब प्रोटेस्ट की बात हो रही है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये प्रोटेस्ट मोसाद करा रहा है और उनको वो कर रहा है, मतलब इजराइल की जो एजेंसी है वो ये चीजें वहां पर खड़ी नहीं, करा रही? पूरी पूरी तरीके से मोसाद नहीं करा रहा है। एक तो यह है कि लोगों को दिक्कत है। हम्म। देखिए क्या है, इंपेरियल प्लेबुक क्या है जो वेनेजुएला में भी प्ले आउट किया गया कि आपको चारों तरफ आपको सैंक्शंस लगा दिया जाएगा, तो आप किसी भी कैपेबिलिटी को बिल्डअप करने के लिए आप बाहर से पैसा नहीं ला सकते, टेक्नोलॉजी नहीं हम्म। ला सकते, सामान नहीं ला सकते। तो हम्म। आप क्रिपल होते जाएंगे और हम्म। आपकी जो करेंसी है वो डाउनफॉल पे चली जाएगी। हम्म। और जैसे ही ये होगा तो आपका जो एलीट है, जिसको थोड़ा ज्यादा हवा खाने का शौक होता है, हम्म। वो इसको लेके माहौल बनाने लगेगा। हम्म। लेकिन इसका महंगाई का असर गरीब को भी पड़ेगा, हम्म। तो वो भी उस नैरेटिव में फंसने लगेगा। आप उसको ये हम्म। नहीं समझा सकते कि भाई अमेरिका कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। आप वो नहीं समझा सकते। वो कहेगा भैया तुम राष्ट्रपति हो, तुम प्रधानमंत्री हो। जैसे आप अभी बोल रहे थे कि मतलब मोदी जी के कार्यकाल में बड़ा दिक्कत हो रही है लोगों को, हम्म। तो उसको आपको वो जब तक फेस नहीं करेगा ठोस हम्म। लेवल पे, तब तक वो कन्विंस नहीं हो पाएगा कि कोई बाहर का आदमी कर रहा है या नेता कर रहा है। लेकिन जब वो फेस करने लगेगा तो क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन उसके हम्म। सामने तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, उसके सामने तो यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, उसके सामने तो यूरोपियन लीडर्स नहीं है, उसके सामने तो आपका एमपी है, एमएलए है, पार्षद है। तो यहां पे ये चीज हो रही है। लेकिन इजरायली मीडिया में ओपनली कहा जा रहा है कि हम इसमें इन्वॉल्व हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं प्रोटेस्ट में। हम्म। हम्म। मोसाद का जो ट्विटर हैंडल है फारसी का, वो कह रहा है कि हम सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इनकरेज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपके साथ जमीन पे खड़े हैं। और ऑलरेडी मोसाद के कुछ ऑपरेटिव्स पकड़ाए हैं जो मीडिया में आई भी है बात। हम्म। और अ, उन चीजों को लेके जो क्राउन प्रिंस थे पहले, ईरान के, ईरानियन रिवॉल्यूशन से पहले, जिनको कि मैं क्राउन प्रिंस बोलता हूं, वो वो व्यक्ति भी बोल रहा है कि मैं ट्रांजिशन को लीड करने के लिए तैयार हूं। अगेन ट्रांजिशन पे ध्यान दीजिएगा, हम्म। वेनेजुएला के मामले में भी ट्रांजिशन की बात आ रही है। और डोनाल्ड ट्रंप बोल दिए हैं कि अगर ईरानी गवर्नमेंट ने अगर प्रदर्शनकारियों पर जोर जबरदस्ती की तो हम इंटरवेंट करेंगे। हम्म। अच्छा, ये प्रोजेक्ट 2.5 दशक पुराना है, हालांकि पुराना तो हाँ। बहुत पहले से है। लेकिन इराक ईरान युद्ध खत्म होने के बाद से और फिर उसके बाद जो स्थितियां पैदा हुई, उसमें ये बहुत ज्यादा हो गया है। हम्म। और ईरान अभी आज के डेट में कमजोर है। कमजोर इसलिए है क्योंकि एक तो उसकी अपनी आर्थिक स्थिति जो अंदर में खराब है। बहुत सारे हमलों में जो उनके साइंटिस्ट, उनके मिलिट्री, उनके पॉलिटिकल लीडर्स की जो मौतें हुई हैं, हत्याएं हुई हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह बहुत कमजोर हुआ है। हमास बहुत बर्बाद हुआ है वहां पे गाजा में। सीरिया में बशर अल असद की सरकार जा चुकी है, 1 साल से ज्यादा समय हो चुका लगभग। तो अभी ईरान वो हिट महसूस कर रहा है। और रशियन और चाइनीज जो उनके सपोर्टर हैं, उनके साथ ये मामला है। और मैं अगेन चाइना रशिया को मैं दोष नहीं दे रहा हूं, वो डिफेंसिव पावर ज्यादा है, ऑफेंसिव पावर कम है।
चाइना का दुनिया में दो अपने देश से बाहर दो वो है सैनिक अड्डा है। अमेरिका का लगभग 30 सैनिक अड्डा तो ईरान के आसपास मौजूद है। और अगर मान लीजिए कि रसिया अगर मदद करने की कोशिश कर रहा है, सीरिया में सरकार बदलने के बावजूद उनका एक हवाई अड्डा, वायु सैनिक अड्डा और एक नौसैनिक अड्डा उनको परमिशन है, लेकिन फिर वो ये कह सकते हैं वहां पे क्या इक्वेशन चल रहे हैं। अरब वर्ल्ड का अपना एक गणित है, उनकी दुनिया अलग है। किसी को शिया बनाना है इस्लाम, किसी को सुन्नी बनाना है इस्लाम, किसी को जिहाद करना है, कोई इस्लामिक स्टेट है। अभी देखिए यमन में क्या कर रहे हैं यूएई और तमाम फरीक। यमन में ऑलरेडी ईरान और सऊदी अरब और बाकी लोगों के साथ वो चल रहा है, हुथी। और तो वो ये कह सकते हैं कि भाई आप इस बेस का इस्तेमाल आप ईरान को मदद करने के लिए मत करिए, क्योंकि अरब का सारा पैसा लगा हुआ है वेस्ट में। तो अब ईरानियन रिजीम के सामने इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बड़ा संकट है और उनके पास इससे निकलने के उपाय नहीं है। अब यहां पे जो चीज काम कर सकती है वो चीज ये है, जैसे कतर के विदेश मंत्री ने बोला है कि हम अमेरिका और ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं और इस मसले को ज्यादा गड़बड़ाने नहीं देंगे। सऊदी अरब और तुर्की की तरफ से भी इंडिकेशंस आए हैं कि भाई ये थोड़ा ये नहीं होना चाहिए गड़बड़। और ऑब्वियसली चाइनीज, रशियंस, अमेरिकन बात कर रहे होंगे, लेकिन आप किस पे, अगेन वही चीज कि आप किस पे कितना भरोसा कर सकते हैं, कौन किस पे भरोसा कर सकता है। तो ईरान का जो सिस्टम है वो मुझे अपने हिसाब से लग रहा है कि अपने इतिहास का वो सबसे खतरनाक चुनौती का सामना कर रहा है अभी फिलहाल। नहीं, लेकिन इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है या देखा जाना चाहिए क्या, ये आपसे सवाल कर रहा हूं मैं। वेनेजुला जो साउथ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में चाइना के सपोर्ट से बड़ी मजबूती के साथ खड़ा था, वो खत्म हो गया। अब यहां पर वेस्ट एशिया में ईरान, चाइना और रशिया के सपोर्ट से मजबूती से अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। मतलब उनकी अपनी स्ट्रेंथ भी है, लेकिन वो ये स्ट्रेंथ भी साथ में है जो पिछले दिनों अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें इनडायरेक्टली दिखाई दिया। वो सपोर्ट सीधे तौर पर नहीं था, लेकिन चाइना का सपोर्ट सीधे तौर पे भी कुछ था। जो F-36 मार गिराया, वो मैं मानता हूं कि वो ऐसे ईरान ने नहीं मार गिराया होगा, जो बहुत चर्चा में नहीं रहा। तो क्या अगर ऐसा होता है तो चाइना के जो एम्बिशंस हैं, जो उद्घोषणाएं कर रहे हैं कि साथ दुनिया में बस अब चाइना ही रहेगा, तो उसको तो बड़ा झटका लगेगा। फिर मैं तो आपकी आपकी चला आपकी जाएगा। आपके तीनों स्थापनाओं से असहमत हूं। पहली चीज, वही मैं जानना चाहता हूं क्यों। पहली चीज कि वेनेजुएला में खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चाइना को जो तेल सप्लाई जा रही थी या जो चाइनीज इंटरेस्ट है उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने तेल कहा। सप्लाई की बात नहीं है, वहां जो इशू है हाँ बीआरआई में और बाकी जो पैसा लग रखा है चाइना का, हाँ कमिटमेंट्स हैं जो। हाँ, लेकिन लेकिन देखिए, पैसे जब आप देते हैं तो वो सॉवरन डेट्स होते हैं। कल को प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं रहेंगे और आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई मैंने जो कर्जा लिया है मैं नहीं दूंगा। ये नहीं होता है दुनिया में। तो अर्जेंटीना को देख लीजिए ना, अर्जेंटीना ने कहा कि हम ब्रिक्स में शामिल नहीं होंगे जब वहां पर राइट विंग गवर्नमेंट आ गई, लेकिन अर्जेंटीना से मक्का खरीद रहा है चाइना, बल्कि बढ़ा दिया उसने खरीदना। तो अगेन मैं वही कह रहा हूं कि इडियोलॉजी और बहुत सारी चीजें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दोनों में में अंतर है, दोनों में अंतर है। जो मक्का खरीद रहा है वो तो ट्रेड है, लेकिन जो आप इन्वेस्टमेंट जिन जगहों पे कर रखे हैं, हेवी इन्वेस्टमेंट, जो लोन्स हैं आप,
क्या मतलब, अगर मान लीजिए कि कोई दूसरी सरकार वेनेजुएला में या ईरान में आ जाएगी, तो अगर कोई आप पुल बना रहे हो तो क्या उस पुल को बम लगा के उड़ा देगी क्या? बात ये नहीं है। पैसे की जरूरत तो उस सरकार को भी है ना। बात ये नहीं, बीआरआई क्यों है, जरा ये बताइए। तो मुझे ये बताइए कि कोई भी जगह में देखिए, अगेन मैं वही कह रहा हूं कि पहले जो चीजें थी वो अलग सिस्टम था। जो आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जो तख्ता पलट होते थे, बीआरआई तो वो 10 साल का किस्सा है ना। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूं कि वो इडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स होते थे जो कोल्ड वॉर में चलते थे। किसी को लिबरलिज्म फैलाना था, किसी को डेमोक्रेसी फैलानी थी, किसी को कम्युनिज्म फैलाना था, स्पाई होती थी, बहुत तरीके की चीजें थी। आज के डेट में वही बार बार बता रहा हूं कि फिनेंशियल सिस्टम, आप मुझे बताइए अमेरिका की कौन सी कंपनी ऐसी है, कौन सा बैंक ऐसा है जो चाइना में बिजनेस नहीं करता? या अभी यूक्रेन में जो ये सैंक्शंस वगैरह लगे, उससे पहले वो रशिया में नहीं कर रहा था। मेरा पॉइंट ये है कि देखिए वेनेजुएला में क्या होगा, वेनेजुएला में ये होगा, ऐसा तो नहीं है कि तेल निकालना, ऐसा है कि अब मैंने कब्जा कर लिया तो मैं अब कुएं से तेल निकाल लूंगा या चापाकल से निकाल लूंगा, ऐसा तो होता नहीं है। जब से ये सैंक्शंस लगे हैं 2014 के बाद, मदुरो के आने के बाद, उसके बाद ज्यादा क्रिपल हुआ है वो सिस्टम। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बहाल करने के लिए अमेरिकी कंपनियों को बहुत पैसा डालना पड़ेगा वहां, और दूसरे ये देखना पड़ेगा अगर वो पैसा, क्योंकि वो कॉर्पोरेट पैसा डालेंगे। देखिए इसमें एक मिनट का मैं आपको समय लूंगा। सऊदी अरबिया या कतर की सरकार कम खर्चा करके और प्रॉफिट में तेल या गैस बेच सकती है। क्यों? क्योंकि उनका सोवरन फंड है। सोवरन फंड जो होता है, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट जो होता है, वो हर साल का क्वार्टरली नहीं करता कि इस शेयर मार्केट में दिखाना है, हर 3 महीने में बताना है, हर साल भर में बताना है। सोवरन फंड 10 साल तक घाटे में रह सकता है। देखिए चाइना का जो ग्रोथ है, चाइना का जो डेवलपमेंट है, उसको समझना चाहिए। चाइना कोई चीज क्यों जल्दी कर देता है या बहुत सक्सेसफुली कर लेता है, उसके पीछे सोवरन फंड है, मतलब सरकार का पैसा है। लेकिन जैसे ही निजी पूंजी की बात आती है, आप मुझे बताइए अमेरिका में कौन सी सरकारी कंपनी है? क्या अमेरिका के पास आज के डेट में सोवरन फंड है जो वो अपने एक्सन मोबिल को, देखिए सेवरन तो वहां पे है वेनेजुएला में पहले ही, और ये भी फर्जीगिरी बातें हो रही कि उगो चावेज ने जो है तेल का राष्ट्रीयकरण कर लिया था। ये जाहिल है जो ये बातें कर रहे हैं, कोई राष्ट्रीयकरण नहीं है वहां पे। 76 में हुआ था राष्ट्रीयकरण, इन्हीं के लोग थे, अमेरिकन थे, अमेरिका के पपेट्स थे वहां पे। हुगो चावेज चावेज ने ये किया। जब पहली बार वो जीते तो उन्होंने नहीं किया, दूसरी बार जीते तो उन्होंने ये कहा कि यार थोड़ा सा इसको रीस्ट्रक्चर करते हैं, ये जो समझौता है हमारे लोगों के लिए, हमारे प्रोग्राम्स के लिए हमको ज्यादा पैसा चाहिए। अमेरिका की एक दो कंपनियां भाग गई, एक्सन मोबिल भाग गई और एक और भाग गया, और सेवरन वहीं पर आई। सेवरन अभी भी वहां पर है, अभी भी वो तेल बेच रही है और चाइनीजों को भी बेचती है वो सेवरन। और एक्सन मोबिल जो दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी, मार्केट कैपिटलाइजेशन में वो लगातार नंबर 1-2 पे रही है शेयर मार्केट के इतिहास। वो बोली अरे हमारा तो लूट रहे हो, ये कर रहे हो, वो वापिस चली गई, एक और अमेरिकन कंपनी वापिस चली गई। और एक्सन मोबिल का जो सीईओ था वो डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी बना, टिलरसन। और फिर वहां से गेम शुरू हुआ। पहले बराक ओबामा ने कुछ किया, फिर इन्होंने किया, और उसी लीगल बेसिस पे ये अटैक हुआ है जो अभी हुआ है। अब पॉइंट ये है, आज जाके एक्सन से पूछिए, जाओगे, कहेगा भाई साहब माफ कर दो। अब ये फेस सेविंग की बात है, वो कर रहा है 30 से 50 मिलियन बैरल आएगा, 2 से 3 अरब डॉलर का तेल आएगा।
अरे भाई, उस तेल का करोगे क्या तुम? क्या कनाडा से बंद कर दोगे? क्योंकि हेवी क्रूड है। हेवी क्रूड जैसे बरौनी है, बरौनी में हेवी क्रूड नहीं आप साफ कर सकते हैं, उसके लिए अलग फैक्ट्री है उस, और नॉर्मल तेल के लिए अलग फैक्ट्री है उसको शोधन के लिए। तो कनाडा से ये ला रहे थे। अब क्या वो होगा? और एक बात जान लीजिए, बहुत लोग कह रहे हैं ना कि तेल लूटने के लिए अमेरिका गया है, नहीं। तेल में या किसी भी खनिज में फायदा तब है जब वो आपके कंट्रोल में रहे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय तक वो जमीन के भीतर रहे। जमीन से ऊपर आ जाएगा तो फिर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अभी तेल का दाम देखिए लगातार गिर रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा कमाल कर दिया वेनेजुएला में, तो तेल ऐसे जाना चाहिए था। तेल ऐसे क्यों जा रहा है? हाँ, सोना चांदी और बाकी जो चीजें हैं वो लूट सकते हैं। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार जरूर है, लेकिन क्या वो पाइप लगी हुई है क्या कि पंपिंग सेट लगा देंगे और निकल जाएगा? खोदना पड़ेगा भाई साहब। और वो ऐसी जगहों पे जो पर्यावरण की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण जगह हैं। तो पहली चीज कि ये टॉकिंग पॉइंट से हम लोगों को अलग सोचना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, कि क्या डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और गल्फ कंट्रीज क्या इस बारे में तैयार हो गए हैं कि तेल और तेल की धार को कंट्रोल करने का पूरा अधिकार अमेरिका को दे दिया जाए? अगर यही होना होता, तो ड्रिल बेबी ड्रिल के वादे पर आए हुए डोनाल्ड ट्रंप ने 1 साल में अमेरिका में ड्रिलिंग क्यों नहीं बढ़ाई? क्योंकि तेल की ड्रिलिंग और खेत में पंपिंग सेट डालने में बहुत बहुत फर्क होता है। और ये तो मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा हो, वो चीजें क्या है? अगर वेनेजुएला में अगर एक आपको एक 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 हमारे दर्शक हैं फैजान खान, इनका कहना क्या इंडिया भी वेनेजुला से ऑयल लेता है? तो इसमें मैं आपको बताऊं, वेनेजुला से रिलायंस खास तौर पर ऑयल लेता रहा है 2019 तक। फिर प्रतिबंध लगे, बाद में 2020 में अमेरिका ने प्रतिबंध ढीले किए और फिर रिलायंस लेने लगा। और इसके अलावा इंडियन कुछ कंपनियां और भी, जैसे जो रिफाइनरी की बात सरकारी कह रहे कंपनी हैं, है, हमारी सरकारी सरकार की, कंपनी है। इंडियन एक ऑयल, इंडियन ऑयल भी लेता है, लेता था। और लेता ही नहीं है। हमारा हमारा उनके साथ 2 करार है। एक करार जो ऑलरेडी ऑपरेटिव है, मतलब वहां तेल निकल रहा है, और दूसरा वो प्रोसेस में, जो मैंने कहा ना कि 10 साल 15 साल लगता है उसका पूरा सिस्टम बनाने हाँ, में, तो उसमें और है। एक 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 जानकारी और मैं अपने दर्शकों को दे दूं कि रिलायंस दुनिया का सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जामनगर वाली, जिसके पास हेवी क्रूड रिफाइन करने की सबसे बड़ी कैपेसिटी है। और एग्जैक्टली। दुनिया की सबसे बड़ी कैपेसिटी उसके पास है। और दूसरी बात, नायरा के पास भी, जो गुजरात में एक रिफाइनरी है, उसके पास भी ये कैपेसिटी है। इंडियन ऑयल के पास भी ये कैपेसिटी है। तो ये इसलिए ये लोग वहां से आराम से ले पाते हैं तेल। लेकिन दिक्कत बड़ी ये है, ये हैवी होने की वजह से वहां का तेल सस्ता जरूर पड़ता है, लेकिन हमारे लिए बहुत दूर पड़ता है। और रिफाइनरी में रिफाइन करने में ज्यादा खर्चे आते हैं। जब मैं वो सर इतना सस्ता होता है कि रिफाइनरी खर्चे के साथ। 1 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूं सर, 1 मिनट का सिर्फ ब्रेक ले रहा हूं बस। जी। तब तक आप कंटिन्यू करें, मैं सुन रहा हाँ हूं, हाँ। मेरे को क्या रहा है। जी। तो ये जो हेवी हेवी क्रूड की बात कर रहा था वो ये है। तो ये जवाब मैंने आपका दे दिया भाई। और क्या है, अगले सवाल क्या है? एक सवाल और कहीं पर था जिसका जवाब भी मैं देना चाह रहा था बीच में, लेकिन प्रकाश जी बात कर रहे थे इसलिए उसका जवाब रह गया। कुछ अजित देसाई या किसी का सवाल था वो। अजित देसाई का सवाल था, मैं एक बार तलाशता हूँ।
क्या था? अजित देसाई दिखाई नहीं दे रहा भाई। अजित देसाई नहीं दिख रहे हैं। चलिए खैर, एनीवे, तो जो मैं कह रहा था, जो बात मैं प्रकाश के रे से कह रहा हूं, वो बात एक्चुअली ये है, क्या अगर सारी चीजें जो अमेरिका जिस तरह से अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश या रीस्टैब्लिश करने की कोशिश में है, लैटिन अमेरिका में जो उन्होंने किया, बाकी देश तरह कोलंबिया, पनामा, क्यूबा और भी कुछ देश वो थोड़ा हड़बड़ी में हैं या वो थोड़ा आशंकित हैं कि ऐसा ना हो जाए। हालांकि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने बहुत कड़े शब्दों में, क्यूबा के राष्ट्रपति ने बड़े कड़े शब्दों में चीजें कही, मैक्सिको भी थोड़ा वो है। और जिस तरह से ग्रीनलैंड को लेकर के बात अब ट्रंप ने कही है, और यूरोप में, हालांकि यूरोपीय देशों का कुछ कहा नहीं जा सकता उनमें कितनी कितनी दम है, कितना ताकत है, लेकिन डेनमार्क जिस तरह से खड़ा हुआ और ब्रिटेन जो बात कह रहा है उससे, और रूस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, ग्रीनलैंड सिर्फ उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारी डिपॉजिट्स हैं इस तरह के जिनका फायदा होगा, लेकिन उसके अलावा उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि रूस अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के पास हो तो फिर रूस उसके पूरे निशाने में एक तरह से रहता है, और रूस के जो सामरिक वो हैं उनके लिए एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। एक एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये है कि जो आर्कटिक वाला रूट डेवलप हो रहा है, जो आइस पूरी तरह से वो जमा रहता है, और जो आइस कटर वाले जहाज हैं वो अधिकतर जहाज रशिया के हैं। तो एक रूट अगर वो खड़ा हो जाता है तो उस रूट का फायदा भी रशिया और चाइना, चूंकि दोनों एक साथ हैं, तो वो मिलने वाला है। उसको भी ग्रीनलैंड में अगर अमेरिका आकर के बैठ जाता है तो उसका भी असर या उसका भी फायदा एक तरह से अमेरिका को मिलेगा, और रशिया रिसीविंग एंड पर आ जाएगा। तो ये वजह है। अब यही चीज हम प्रकाश जी से समझना चाहते हैं, क्या अमेरिका अपने इन प्रोजेक्ट्स पे, चाहे वो ग्रीनलैंड का हो, चाहे वो वेस्ट एशिया का हो, लैटिन अमेरिका में उसने अपना दबदबा दिखा दिया है, लेकिन जो वेस्ट एशिया है खास तौर पर, क्या इस बात की संभावना है प्रकाश जी कि ईरान में आकर के अमेरिका फंस जाए? क्या ये हो सकता है? देखिए, इस बार ट्रंप ने और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने, डीप स्टेट ने एक समझदारी दिखाई है। वो घुसे नहीं वहां पे। और 2002 में हुगो चावेज को जिस तरीके से किडनैप किया गया था, तो तुरंत विपक्षियों को शपथ ग्रहण करा दिया गया था, लेकिन 40 घंटे के भीतर पासा पलट गया था और वापस चावेज को वापस देना पड़ा था। तो इस बार उन्होंने क्या किया, मदुरो को तो उन्होंने वहां से रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, लेकिन बाकी सिस्टम को वैसे ही रहने दिया और विपक्ष को घास तक नहीं डाली। देखिए, मदुरो की अपनी गलतियां और जो सैंक्शंस थे और विपक्ष ने बीच में जो गड़बड़ियां की थी और बराक ओबामा के टाइम में जो हुआ था, वो सारी चीजें, केवल एक फैक्टर को हम वो नहीं कर सकते, दोषी नहीं ठहरा सकते जो वेनेजुएला में हुआ। लेकिन विपक्ष जो बार बार जो हरकतें करता रहा, तो विपक्ष की करेंसी कमजोर हो गई, इसलिए विपक्ष नहीं, आज के डेट में वहां कुछ नहीं है। अगर किसी को डाउट हो तो वो देख ले, जो अभी कार्यकारी राष्ट्रपति बनी है, उनके भाई वहां की पार्लियामेंट के अध्यक्ष बने, एक भी विपक्ष में कुछ नहीं बोला, कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और कुछ तो विपक्षी नेता भी अब कहने लगे हैं कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, राष्ट्रपति को वापस करिए। तो वो होता है ना कि आप सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को बदलते रहते हैं। तो ईरान में मुझे लगता है कि ये लोग वेट एंड वॉच करेंगे
कि ईरान के भीतर जो प्रोटेस्ट है वो कितना मजबूत है या उसमें कितना दम है, और फिर उसमें ये कोशिश करेंगे कि इसको आग में घी डालते हैं, कुछ करते हैं। तो फिलहाल मुझे ईरान को लेके उतनी चिंता नहीं है, सिवाय इसके कि वहां जो चीजें चल रही हैं उसमें लोग मर रहे हैं नहीं, और जो भी वो चीज है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली अमेरिका जो है वहां इंटरवेन करना चाहेगा। देखिए क्या है इसमें कि वेनेजुएला में इंटरवेंशन के बावजूद इन्होंने कहा कि इनका तेल चीन को जाता था और जाता रहेगा, और पर्टिकुलरली उन्होंने कहा कि चीन को जाता है, जाता रहेगा। क्यूबा एक छोटी जगह है, क्यूबा को कहीं से भी तेल चला जाएगा। ये और बात है कि अगर, और क्यूबा तो वेनेजुएला से भी बहुत पहले से वो सैंक्शंस में है, तो वो कोलैप्स भी कर जाता है तो वो समझा जा सकता है कि क्योंकि भाई उस जमाने से सैंक्शंस में है। लेकिन ईरान के साथ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि वेनेजुएला में अपने इंटरेस्ट को लेके रूस और चीन थोड़े से वो हो सकते हैं, मतलब सॉफ्ट हो सकते हैं कि कोई बात नहीं, आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर, आपने स्ट्रेटजी रिपोर्ट, आप ही के साथ बात हुई थी स्ट्रेटजी रिपोर्ट पे, जिन्होंने कहा था कि अब हम लैटिन अमेरिका पे फोकस करेंगे, हम इधर उधर नहीं जाएंगे। तो रूस और चाइना ये कह सकते हैं कि भाई आप उधर देख लो जो करना है, बाकी इधर उधर हमारा इंटरेस्ट के साथ आप ना करें, मतलब यूरोप में या एशिया में या अफ्रीका में। दूसरा कि ईरान के साथ पर्टिकुलर मसला ये है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है, ईरान कोई दूसरा देश नहीं है, ईरान एक प्रॉपर देश है। हाँ, वो उस पॉइंट पे मैं आ रहा था। दो तीन चीजों को अगर आप देखें तो ईरान एक तो आबादी के हिसाब से एक बड़ा देश है, 9-10 करोड़ की आबादी का देश है, जो अपने में एक बड़ा ताकत होती है किसी भी देश की, और रेजिस्टेंस होती है किसी भी हमले और किसी इस तरह की चीजों के खिलाफ। तो एक बात तो ये। दूसरी बात कि वो एक एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, वो भी एक बड़ी ताकत होती है किसी देश की, जिसने हमेशा इस तरह की चीजों को रेसिस्ट किया है, वो इतिहास है उसका। तो ये इन्हीं सब की वजह से मैं कह रहा हूं, क्या अमेरिका अगर इस तरह कुछ करता है तो ईरान में, इराक में जैसे वो इराक में फंसा ही था, वो अलग बात है कि उस समय दुनिया अलग तरह की थी, और दुनिया जिस तरह की थी उसमें उसके लिए निकल जाने का रास्ता था। लेकिन इस समय देखिए दुनिया जिस तरह की है उसमें थोड़ा अलग तरह की स्थितियां होंगी। देखिए सोवियत जमाने में, खासकर लास्ट लेग में जब सोवियत यूनियन का आखिरी वो समय था, तो सोवियत संघ के पास वो क्षमता नहीं बची थी कि वो सबको देख ले। वो खुद अफगानिस्तान में फंसा हुआ था प्रॉक्सी वार में अमेरिका के साथ। तो वो जो अरब नेशनलिज्म था उसको बहुत वो सपोर्ट नहीं कर सकता था, पैसे से या हथियार से। और अल्टीमेटली यही हुआ कि चेरनोबिल जो यूक्रेन में हुआ 1986 में, और अफगानिस्तान, इन दोनों ने सोवियत संघ को इतना कंगाल कर दिया कि अल्टीमेटली सोवियत संघ ढह गया। और ये प्रोसेस कोई 1-2 साल में नहीं होती है, वो लंबे समय का एक हिसाब होती है, और उसमें कई तरीके के एस्पेक्ट्स होते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप, आइडियोलॉजी, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आपने गलतियों से सबक लिया, नहीं लिया, तमाम चीजें थी। अब वहां पे बाथ पार्टी जो थी, जो अरब नेशनलिज्म या जो बाथ पार्टी का एक अलग वो आया कि आप अरब के नाम पे या अपने देश के नाम पे आप सत्ता संभाल सकते हैं, सत्ता चला सकते हैं, और आप शिया, सुन्नी, कुर्द और ये सब एस्पेक्ट को आप साइड में रख सकते हैं। लेकिन सोवियत के विघटन के बाद ये चीजें बढ़ती गई, और आपने देखा कि तुरंत ही सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे कब्जा किया 91 में, लड़ाई हुई, बर्बादी तबाही हुई, तो वहां से कहानी शुरू हो गई। और ये आजकल की बात थी कि कब
फाइनल असॉल्ट होगा, जो कि फाइनली 2003 में हुआ। हम्म। और सद्दाम हुसैन, गद्दाफी और भी दूसरे जो अरब के देश हैं, इनके आपस में इतने लफड़े हैं कि कोई किसी के लिए नहीं बोलता है। वो अभी भी मुझे याद है वो वीडियो, जब सद्दाम हुसैन को मारा गया था तो अरब लीग के मीटिंग में कर्नल गद्दाफी और सऊदी अरब के राजा थे उस समय, किंग अब्दुल्ला, उनके बीच में बहुत बिटरली बहस हो गई। और गद्दाफी ने यहां तक कह दिया कि तुम्हें तो ब्रिटेन ने पैदा किया और अमेरिका ने पाला पोसा है, तुम क्या बात करोगे। और उस मीटिंग में गद्दाफी ने ये कहा कि लिख लो, एक एक करके सब टांगे जाओगे। तो बशर अल असद हंसे उस पर, सीरिया के जो अभी पिछले साल गए। तो इनके आपस में हिसाब किताब है। और तुर्की एक फैक्टर है, और चाइना एक फैक्टर है, क्योंकि चाइना उस इलाके में जितने देश हैं, इजराइल भी उसमें शामिल है, उनका सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। तो आज के डेट में ईरान में अगर बहुत बड़ी कोई कोशिश अमेरिका करेगा, तो अरब के देश भी नहीं चाहेंगे कि वो हो। इसीलिए मैंने कहा, आपको बताया कि कतर के फॉरेन मिनिस्टर लगातार बोल रहे हैं कि हम दोनों देशों से बात कर रहे हैं कि भाई मामला गड़बड़ ना हो। क्यों? क्योंकि ईरान का डिस्टर्ब होने का मतलब है कि उस इलाके का डिस्टर्ब होना। लेकिन ये मैं अभी की बात कह रहा हूं, ये आगे चल के क्या होगा। देखिए क्या है, अगर आप दुनिया के नक्शे को कोई देखे तो आप देखेंगे कि हमारे जो महादेश हैं वो बहुत पतली पतली जगहों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनको हम चोक पॉइंट्स बोलते हैं। और वहीं से बिजनेस हो रहा है, जो उस पर कैप्चर कर लिया। अभी वेनेजुएला, लोग सोच रहे हैं कि मदुरो, तानाशाही, बहुत सारे हमारे यहाँ के समझदार लिबरल्स भी बतिया रहे हैं कि तानाशाही होगा। अरे भाई, आज के डेट में जब चाइना दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है, दुनिया का सप्लाई लाइन उसके साथ है, 130-40 देशों का वो सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है, तो यहाँ पे एक हैवी ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सप्लाई चेन भी इंपॉर्टेंट है, सप्लाई रूट्स भी इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, ताजा उदाहरण कि बोला कि भाई पनामा कनाल को हम लेंगे, अमेरिका ने बोला था ना जब ये डोनाल्ड ट्रंप आए थे। वो चाइनीज कंपनियां चलाती हैं, उनको प्रेशर दिया गया कि बेच दो, तो कंपनियों ने कहा कि ठीक है हम बेच देंगे। चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं बेच सकते हो, रोक दिया उसको। तो पनामा की गवर्नमेंट ने क्या बोला, अमेरिका के जो जहाज आएंगे जाएंगे उनसे हम पैसा नहीं लेंगे। तो ये क्या हो रहा है, लेन देन चल रहा है, प्रेशर एक दूसरे पे चल के कौन कितना बार्गेन कर सकता है। हूथियों ने लाल सागर बंद किया, तो सुएज कैनाल बंद हो गया, इजिप्ट की कमाई बंद हो गई। तो उन लोगों ने दाएं बाएं, थोड़ा सऊदी अरब, थोड़ा ईरान, थोड़ा इधर उधर करके, कुछ करके, अमेरिका से बात करके, यूरोपियन कुछ कंट्री से बात करके, थोड़ा हमला हमला भी होगा, क्योंकि हमको आपको खबर भी चाहिए, क्योंकि हम लोग बिटवीन द लाइंस और बिहाइंड द कर्टेन हम लोग कम देख पाते हैं ना। तो अब तब आपने देखा कि फिर खुल गया रास्ता और सब कुछ ठीक है। ईरानी पार्लियामेंट ने यह प्रस्ताव पास किया कि हुर्मुज को बंद करना है, तो हमले बंद हो गए, क्योंकि फिर यूएई फंस जाएगा, सऊदी अरब फंस जाएगा, सारे लोग फंस जाएंगे। ये चोक पॉइंट्स अगर फंसेंगे तो मलाका फंस जाएगा, फिर चाइना फंस जाएगा। तो ये जो नक्शे के जो चोक पॉइंट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि लोग लोग देखिए, हम लोग को ये समझना चाहिए कि हम लोग इंपॉर्टेंट नहीं है। जो
जो पैसा कंट्रोल कर रहे हैं, जो पावर कंट्रोल कर रहे हैं, जो मूवमेंट कंट्रोल कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। लोग समझते हैं कि लोग इम्पोर्टेंट है। ये एक मोरल पोजिशन है, अच्छी अच्छी बात है ये। रियलिज्म के हिसाब से ये अच्छी बात नहीं है। 10-20-50 लाख लोगों का मर जाना, दोनों महायुद्धों को देख लीजिए। हमारा तो कुछ लेना देना नहीं था पहले महायुद्ध में और दूसरे महायुद्ध में, हमारे लाखों मर गए। दूसरे महायुद्ध में पहले नंबर पे रशिया है, सोवियत संघ, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे हम हैं। हमारा क्या लेना देना था बताइए? 30-40 लाख लोग तो यहीं बंगाल में मर गए थे, भोजन नहीं मिला था अकाल में। क्यों? खाना डाइवर्ट कर दिया गया था वहां पे। तो पॉइंट ये है कि ईरान को डिस्टर्ब, अच्छा ईरान अगर डिस्टर्ब हो गया और ईरान अमेरिका के खेमे में चला गया, जो भी वहां पर दूसरी रिजीम आएगी, तो चाइना के लिए भी बैलेंसिंग दिक्कत हो जाएगी, साउथ एशिया के लिए भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी अमेरिका के पक्ष में है। वो तो पाकिस्तान तो बार्गेनिंग में है ना, लेकिन वो है तो अमेरिका के पक्ष में हिस्टोरिकली और हमेशा से। तो मुझे लगता है कि ये लोग वहां पे फुट डाउन करेंगे अमेरिका को कि भाई ये मत करो, तुम यहां तक मत जाओ। हाँ, सबको अपना फेस सेविंग चाहिए, सबको अपना कुछ कुछ चाहिए, तो भाई ठीक है, 2-4 मिसाइल गिरा दो, 2-4 बम मार दो, कुछ और कर दो। तो और ऑलरेडी इजराइल को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आधा गाजा जो है उन्होंने ले लिया है, इजराइल और अमेरिका ने। वेस्ट बैंक में वो लगातार नई बस्तियां बना रहे हैं। कल ही एक यूनिवर्सिटी में घुस के वेस्ट बैंक में उन्होंने तबाही मचाई है। तो ऑलरेडी फिलिस्तीन का क्वेश्चन खत्म हो चुका है वो रडार से। तो वहां पे चाइना, रशिया और भी दूसरे देश, अरब के देश, शायद हिंदुस्तान भी, इंडिया भी, कि भाई ऐसा मत करो यार, क्योंकि वो हमारे पड़ोस का मामला है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। आप ये समझें कि इंडिया अब क्या कहेगा क्या नहीं है तो पता नहीं, लेकिन हाँ जो बात आप कह रहे हैं वो सही। एक एक पॉइंट और उस पर बात करके अपना ये वो खत्म करते हैं। ग्रीनलैंड को लेकर के क्या होगा? क्या रशिया आसानी से ग्रीनलैंड आसानी से जाने देगा? रशिया के पास नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास होना रशिया के लिए बड़ी दिक्कत तलब चीज हो जाएगी। देखिए, लगभग 175 साल से अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश कर रहा है। और अभी मार्को रूबियो जो विदेश सचिव हैं अमेरिका के, उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को इंफॉर्मेशन दी है कि हम खरीदना चाह रहे हैं, हम कब्जा नहीं करना चाह रहे हैं, हम खरीदना चाह रहे हैं। ये एक स्थिति है। और ऑलरेडी ग्रीनलैंड पे, ये देखिए, ये अपने को हवाबाजी के लिए ये लोग ग्रीनलैंड कब्जा करना चाह रहा है, जबकि ऑलरेडी ग्रीनलैंड अमेरिका के कब्जे में है। हाँ, डेनमार्क के पास है तो क्या है? प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए अगेन फिर मैं आ रहा हूं फाइनेंशियल सिस्टम पे, कि अब ग्रीनलैंड को बेस बना के आइस ब्रेकिंग शिप बनाना है, कुछ करना है, आर्कटिक में एक्सप्लोरेशन करना है, खनिज निकालना है, कुछ भी चीज करना है, तो आप अपनी कंपनियों को, या जो लोग अगले 50 साल के लिए पैसा डालेंगे, जो बैंक या कंपनियां, उनको आप क्या गारंटी दे सकते हैं? एक प्रॉब्लम ये है, इसीलिए ये लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी एम्पायर की स्थिति ठीक नहीं है। दुनिया जान रही कि वो कंगाल इकोनॉमी है, उनके पास कुछ नहीं है, बस यही बम बारूद बचा हुआ है। दूसरी चीज कि डेनमार्क का जो इतिहास है ग्रीनलैंड के साथ, वो बहुत ही गंदा है। वो ये लोग, वो कॉलोनी है वो इनकी, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र की मेंबरी में जो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद वगैरह के जो नियम कानून थे, उससे बचने के लिए इन्होंने एनेक्स कर लिया, उसको मिला लिया अपने में। बाद में विरोध, आल जाल ये सब होते हुए फिर उन्होंने लेट 70s में उसको वो किया, स्वायत्तता दी, ऑटोनोमस बनाया। उससे पहले उन्होंने वहां पे स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम किया, वहां की औरतों को उन्होंने इंजेक्शंस दिए जिससे कि वो बांझ हो जाएं, बच्चे न पैदा कर सकें, और भी तरीके की। वो ग्रीनलैंड की आज भी जनसंख्या 56,000 है अभी।
और ग्रीनलैंड की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं 5-6 हैं, बताइए 56,000 में डेमोक्रेसी भी गजब एक वो मतलब वो एक सर्कस है, मजेदार सर्कस है। लेकिन वो सारे लोग कहते हैं कि भाई हमको अलग कर दो। तो अब 56,000 की जनसंख्या, उतना बड़ा इलाका, यूरोप से दूर, यूरोप के पास मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है, यूरोप के पास मोरल कैपेबिलिटी नहीं है, यूरोप के पास किसी भी तरीके का कोई लॉजिक नहीं है कि वो ये कह सके कि ग्रीनलैंड को हम ले लेंगे, हम हमारे पास रहना चाहिए या डेनमार्क के पास रहना चाहिए। तो बाय द वे डेनमार्क एक राजशाही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वहां पे। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को थोड़ी डेमोक्रेसी को लेकर ज्यादा चुल मची रहती है। तो यूरोप के पास किसी भी तरीके का कोई तर्क नहीं है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप एग्रेसिवली उस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़े तो ये लोग रोक सकें। उसका फॉल आउट इतना, अब देखिए देखिए यूरोप मतलब अमेरिका तो जो है सो है, यूरोप कितना मतलब उसका कितना पतन हो चुका है। यूरोप क्या कह रहा है, अगर आपने ग्रीनलैंड ले लिया तो नाटो तो खत्म हो जाएगा, मतलब एक मिलिट्री अलायंस खत्म हो जाएगा। ये बात यूरोप का सबसे बड़ा तर्क है, जबकि ये होना चाहिए ना कि भाई ये हमारा है, आप कैसे ले सकते हो। और यही डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर पिछले 2025 में पूरे साल बोलती रही कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, रशिया है। और अब बोल रहे हो कि यार हमको धमकाना बंद कर दो, मत धमकाओ, ऐसे क्यों कर रहे हो, ये क्या वो क्या। रशिया रशिया ने मुझे बताइए कि 2022 से ये लड़ाई चल रही है, किसी यूरोपीय देश पे उसने कुछ एक पटाखा भी छोड़ा। अब इनकी हालत खराब है, ये अब एकदम शॉक्ड में है। इसीलिए इन लोगों ने, कुछ लोगों ने वेनेजुएला पे हल्के से विरोध किया और बाकी लोगों ने सपोर्ट किया कि भाई माफ कर दो। ये मैं इसलिए ये इंटरेस्टिंग है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जानने समझने में हम लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि इडियोलॉजी को किनारे रखिए, मोरालिटी को किनारे रखिए, रियलिज्म जो है उसके बेसिस पे बात करिए। और मदुरो की औकात थी, मदुरो देखिए, मदुरो को मार नहीं पाए। अच्छा कैसे खेल होता है, नोरिएगो को जब इन्होंने पनामा में 1990 में, जो कि इनका आदमी था, अमेरिकन प्यादा था वो, उसको जब इन्होंने उठाया तो उसको 25 साल या 40 साल जेल में रखा अमेरिका में, पनामा के राष्ट्रपति को। होंडुरास के राष्ट्रपति को अमेरिका की पूरी अदालती प्रक्रिया के बाद उसको सजा हुई कई साल की, लगभग 40 साल की है, पता नहीं कितनी। उसको डोनाल्ड ट्रंप ने अभी राष्ट्रपति बनते हुए माफी दे दी। और मदुरो पर इन्होंने कहा कि ये ड्रग कार्टेल चलाता है, वो आरोप में है ही नहीं, उसको ड्रॉप कर दिया। पूरा कैंपेन चला कि ड्रग चलाता है, कार्टेल चलाता है, नार्को टेररिज्म करता ही करता है, वो हटा दिया उसको। तो ये सब कुछ सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन, आपके ऑप्टिक्स के लिए, आपके नैरेटिव के लिए, आपके पर्सपेक्टिव के लिए होता है, परसेप्शन के लिए होता है, पर्सपेक्टिव के लिए नहीं, परसेप्शन के लिए होता है। तो मुझे अभी लग रहा है, मैं नहीं जानता हूं कि ईरान के भीतर क्या स्थिति है, वो हो सकता है कि रिजिम के खिलाफ बहुत माहौल हो और वो कोलैप्स कर जाए, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि बाहर से कोई वो प्रेशर रहेगा। लेकिन अगेन भाई 25 साल से इजराइल और अमेरिका कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि उन कोशिशों का भी कोई नतीजा नहीं होगा। तो वहां डाइसी है। लेकिन मुझे लगता है कि अरब और मिडिल ईस्ट और टर्की और बाकी लोग की वो इलाका डिस्टर्ब ना हो और
पाकिस्तान चूंकि अभी अमेरिका के साथ काफी क्लोज है, उसका भी अपना इंटरेस्ट है उधर। तो मुझे लगता है कि इतना जल्दी नहीं होना चाहिए। इतना जल्दी नहीं होना चाहिए। चलिए, इसी पर फिर बात समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।